Hello students, today we start the second chapter and today's second chapter name is the era of one party dominance. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया के सामने आए और उन चैलेंजेस को किस तरीके से दूर करा गया, किस तरीके से स्टेट्स को बनाया गया। और इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं इलेक्शंस के बारे में, फर्स्ट इलेक्शन के बारे में, और फर्स्ट इलेक्शन में किस तरीके से कौन सी पार्टी जीती जिसको हम वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। और वन पार्टी डोमिनेंस मींस कांग्रेस का जो रूल हमने देखा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो डेमोक्रेसी को बनाने में हमारे सामने आए। तो इसमें से सबसे पहला जो चैलेंज था, नाउ वी हैव एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बोर्न। You have read about the serious challenges of national building, then confronted the country right in the beginning. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. हमने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने वो कौन कौन से चैलेंजेस आए थे और किस तरीके से उन चैलेंजेस को हमने दूर करा। और जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे थे, इसी तरीके के चैलेंजेस और कंट्रीज़ भी जो हमारे साथ जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी वो भी फेस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी जो मतलब सबसे बड़ा एम क्या है कि कंट्री को हमें क्या करना है कि कंट्री को यूनाइट करना है। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी ये नहीं कर सकती है। तो इस तरीके की कंट्रीज़ ने ज़्यादातर क्या डिसीजन लिया, या तो वहाँ पर वन लीडर का डोमिनेंस रहा या वन पार्टी का डोमिनेंस रहा या डायरेक्ट आर्मी रूल वहाँ पर रहा। और इन कंट्रीज़ ने हमेशा, मतलब इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने हमेशा ये प्रॉमिस करा कि बहुत जल्दी वो वहाँ पर क्या लेकर आएंगे, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा होना वहाँ पर बहुत मुश्किल रहा। द कंडीशन इन इंडिया वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन भारत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस से ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ को अपनाएंगे। डिफ़िकल्ट पाथ मतलब कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर ही वर्क करेंगे और वो केवल इंडिया में क्या लेकर आएंगे, डेमोक्रेसी को ही इस्टेब्लिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस, हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। While competing and powers are the two most visible things about politics, the purpose of the political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the role of our leader decided to take, route our leaders decided to take. देखो, हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड करा कि जितने भी डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे देश में जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की, वो सब कौन पूरी कर सकता है? वो केवल डेमोक्रेसी ही पूरी कर सकती है। इसलिए हमारे लीडर्स ने एक बिल्कुल अलग तरीके का पाथ अपनाया और उन्होंने कहा कि केवल इंडिया में क्या रहेगा, डेमोक्रेसी ही इस्टेब्लिश होएगी। तो लास्ट ईयर यू स्टडी हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। लास्ट ईयर हमने देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, कैसे वो रूल करेगी, ये सब चीज़ें हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर हो गई थी। The Election Commission of India was set up in January 1950. Sukumar Sen became the first Chief Election Commissioner. The country's first general election were expected sometime in 1950s itself. हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो थे, मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले 1950 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। और फर्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और मतलब ये एक्सपेक्ट किया था कि 1950s तक हमारे यहाँ इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. Holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the election constituencies. It also requires preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the roll was published, it was discovered that the name of nearly 40 lakhs women were not recognized in the list. They were simply listed as wife of or daughter of. देखो, जब हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि इंडिया जैसी मतलब बिग कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत ही मुश्किल काम है,
क्यों मुश्किल था? क्योंकि अब हमारे इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले क्या करना था, डीलिमिटेशन और मतलब जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज डिसाइड करनी थी। साथ में इलेक्ट्रल रूल्स बनाना था। इलेक्ट्रल रूल्स मतलब जो वोटर लिस्ट बनती है और उस रूल में उन सारे जो एलिजिबल सिटीजन्स थे उनको उसमें शामिल करना था। और इस काम में बहुत ज़्यादा समय लग गया। और जो फर्स्ट रूल हमारे सामने आया तो उसमें इतनी सारी मिस्टेक्स रहीं कि लगभग 40 लैक्स वुमेन्स का तो उसमें नाम ही नहीं था, और जिनका नाम था वो भी वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा से इसके ऊपर काम करा जाए। और इस तरीके से जो हमारे यहाँ इलेक्शन था वो अपने आप में कैसा रहा, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। हमारे यहाँ लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिन्हें किसे इलेक्ट करना था, 3200 एमएलएस को इलेक्ट करना था। साथ में 489 मेंबर्स लोकसभा के इलेक्ट करने थे। और जो 17 करोड़ वोटर्स थे उसमें से 15% जो वोटर्स थे वही इलेक्ट्रेट थे, बाकी सब कैसे थे, इलेक्ट्रेट थे। तो इस तरीके साथ में हमारे इलेक्शन कमीशन को मेथड राइट मतलब वोटिंग मेथड भी देखना था कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। जो फर्स्ट इलेक्शन हमारे यहाँ कंडक्ट होने जा रहे थे वो मतलब पहली बार वर्ल्ड में कोई एक पुअर और इलिटरेट कंट्री डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने जा रही थी, क्योंकि टिल देन डेमोक्रेसी हैज़ एक्सरसाइज्ड ओनली इन द प्रॉस्पेरियस कंट्रीज मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अगर हम देखें तो उस समय केवल डेमोक्रेसी कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, केवल प्रॉस्पेरियस कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे यूरोप और अमेरिका, वहाँ पर भी सभी लोग लिटरेट थे। और साथ में यूरोप में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था। लेकिन इंडिया ने किस चीज़ को अपनाया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया, मतलब सभी को राइट टू वोट दिया गया। और इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उस समय बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा जगह जगह। लेकिन फाइनली हमारे यहाँ अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुए। इससे पहले हमारा फर्स्ट इलेक्शन 2 बार पोस्टपोन हुआ। और जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन है उसे ज़्यादातर हम लोग जनवरी 1952 का इलेक्शन कहते हैं। और इंडिया ने लगभग 6 मंथ लिए कैंपेनिंग में और वो वोट को काउंट करने में। और इस तरीके से जो एक सीट के लिए लगभग 4 कैंडिडेट्स वहाँ पर इलेक्शंस उन्होंने लड़ा। और इलेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हुए। और जो लोग हारे इलेक्शन में उन लोगों ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एक्सेप्ट करा कि हाँ वाकई में इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल फ्री हुआ है, वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, उसमें मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। और जब इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट हुए सक्सेसफुली तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे यहाँ किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया था। अब बताते हैं कि मेथड कैसा रहा, किस तरीके से आखिर हमने वोट लोगों ने फर्स्ट इलेक्शन में वोट दिया था। तो दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम ईवीएम बोलते हैं। आजकल हम लोग ईवीएम का यूज़ करते हैं जो रिकॉर्ड करती है क्या, वोट्स को रिकॉर्ड करती है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें इस तरीके से ईवीएम्स मशीन नहीं थी। उसकी जगह क्या डिसाइड किया गया, पोलिंग बूथ्स के ऊपर बॉक्स रखे गए और हर एक बॉक्स के ऊपर कैंडिडेट का और उसके इलेक्शन सिंबल को उसके ऊपर बनाया गया और उस कैंडिडेट का नाम लिखा गया। ईच वोटर वॉज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर्स विच दे हैड टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट दे वांट टू वोट। और हर एक वोटर को क्या दिया गया, ब्लैंक बैलेट पेपर्स दिया गया जिसको वो अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसके बॉक्स में उसको डाल देते थे। तो इस तरीके से फर्स्ट 2 इलेक्शंस में यही मेथड अपनाया गया। लेकिन उसके बाद थर्ड इलेक्शन से बैलेट पेपर्स पर क्या करा गया, कैंडिडेट का नेम उसका सिंबल लिखा गया और वोटर से ये कहा गया कि उनको स्टैंप लगानी है जिस कैंडिडेट को भी वो वोट देना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेथड रहा वो अराउंड 40 इयर्स तक इंडिया में ये मेथड रहा। और 1990s के बाद इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन्स का यूज़ करा और 2004 तक आते आते पूरी कंट्री में क्या यूज़ होने लगा था, ईवीएम का यूज़ होने लगा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट हुए, फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुआ इंडिया में और किस तरीके से वो एक सक्सेसफुल इलेक्शन बना। और हम उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे
कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, कि कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से डोमिनेंस रहा फर्स्ट 3 इलेक्शंस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।